हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मिस्ट्री ड्रामा मूवी जिसका नाम है ओल्ड बॉय। इससे पहले आपने बहुत सारी रिवेंज बेस्ड मूवी देखी होगी, लेकिन यकीन कीजिए ये मूवी समझने के बाद वो सब मूवी आपको इसके सामने कुछ नहीं लगेगी। ये मूवी एक मास्टरपीस है। ओल्ड बॉय साउथ कोरियन मूवी है जो 2003 में आई थी। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए रेटिंग मैटर नहीं करती, फिर भी मैं आपके लिए बता रहा हूँ। इसकी IMDb रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 100। रोटन टमाटो पर इट्स 82% फ्रेश, 94% ऑडियंस स्कोर के साथ, और इसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग है 77 आउट ऑफ 100। इस मूवी में बहुत सारी चीजें आपको अजीब लगेगी कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन आप पेशेंस रखिए, आपको अंत तक सब कुछ समझ आ जाएगा। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी बिल्डिंग से कूदकर मरना चाहता है, मगर दूसरा आदमी उसे टाई से पकड़े हुए है। वो उससे मर जाने देने की रिक्वेस्ट करता है, मगर दूसरा आदमी कहता है वो सिर्फ बात करना चाहता है। सुसाइड करने वाला आदमी पूछता है वो कौन है। वो आदमी अपना नाम बताता है डाइसू, और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं डाइसू पुलिस स्टेशन में है। वो बहुत ज्यादा नशे में है। वह डाइसू पुलिस वालों को काफी परेशान करता है। वो पुलिस वालों को अपनी बेटी और बीवी की फोटो दिखाता है और उन्हें बताता है आज उसकी बेटी का चौथा बर्थडे है। वो अपनी बेटी के लिए लाया हुआ गिफ्ट भी पुलिस वालों को दिखाता है। फिर भी पुलिस वाले उसे नहीं छोड़ते। पुलिस वाले उससे तंग आकर उसे हथकड़ी से बांध देते हैं। थोड़ी देर बाद डाइसू का दोस्त आकर उसे छुड़ाता है। डाइसू पुलिस वालों को गाली देकर वहां से भाग जाता है। इससे हमें पता चलता है डाइसू अभी काफी फनी है। बाहर आने के बाद डाइसू अपनी बीवी और बेटी से पब्लिक टेलीफोन से बात करता है। डाइसू अभी भी बहुत नशे में है, इसलिए उसका दोस्त उसकी बीवी से बात करता है कि वो डाइसू को लेकर जल्दी आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है डाइसू गायब हो चुका था। वो डाइसू को आवाज लगाता है। उसे लगता है डाइसू अभी भी मजाक कर रहा है। वह छाता लेकर एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। जब वो आदमी वहां से हटता है तो जमीन पर हम डाइसू की बेटी का गिफ्ट पड़ा हुआ देखते हैं। अगले सीन में हम एक दरवाजे को देखते हैं जिसमें एक छोटा दरवाजा है। एक आदमी वहां आता है और उस छोटे दरवाजे को खोलता है। उसके अंदर डाइसू था। डाइसू उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे यहाँ क्यों रखा गया है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि डाइसू को यहाँ 2 महीने बीत चुके हैं। डाइसू को नहीं पता कि उसे यहाँ क्यों रखा गया है और वो कहाँ पर है और उसे कब तक रखा जाएगा। वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता। वो डाइसू को खाना देकर दरवाजा बंद कर देता है। डाइसू अंदर से गुस्से में पूछता रह जाता है कि उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है और कब तक वो उसे यहाँ रखेंगे। उस कमरे में बाथरूम, एक बेड, टीवी और कुछ पेंटिंग्स थी। तभी डाइसू का वॉइस ओवर आता है, अगर वो मुझे बता देते कि वो मुझे यहाँ 15 साल रखने वाले हैं तो उस वक्त क्या ये मैं सहन कर पाता। अगले सीन की शुरुआत एक पेंटिंग से होती है जिस पर लिखा था आप हंसोगे तो दुनिया आपके साथ हंसेगी। हम डाइसू को देखते हैं जो उस पेंटिंग जैसा लग रहा है। उसके बाल बहुत बढ़ गए हैं, मतलब काफी समय बीत चुका है। कमरे में एक म्यूजिक बजता है। तभी डाइसू का वॉइस ओवर आता है, जब भी म्यूजिक बजता है गैस रिसती है और उससे मुझे नींद आ जाती है। उसके सोते ही वह कुछ लोग आते हैं। वो लोग उस कमरे को साफ करते हैं, डाइसू के कपड़े बदलते हैं, उसके बाल काटते हैं। लेकिन आज वो डाइसू का इस्तेमाल किया हुआ ग्लास और उसका ब्लड भी साथ ले जाते हैं। दूसरे दिन डाइसू टीवी चैनल पलट रहा था। तभी उसे उसकी बीवी की मर्डर की न्यूज दिखती है। पुलिस को क्राइम सीन पर डाइसू का ग्लास मिला है जिसके ऊपर उसकी उंगलियों के निशान हैं। साथ ही उसे उसके खून के निशान भी मिलते हैं, जिससे उसके बीवी के खून का इल्जाम भी उसी पर था। न्यूज में हमें पता चलता है कि डाइसू 1 साल से गायब है और पुलिस को उसकी तलाश है। इसका मतलब डाइसू को इस कमरे में 1 साल हो चुके हैं। तभी डाइसू इमेजिन करता है कि उसके शरीर पर अनगिनत चींटियां हैं, जिससे वो दुख और बेबसी में कांच फोड़कर अपने हाथ की नस काट लेता है। लेकिन कुछ लोग आकर उसे वहां से ले जाते हैं। मूवी के अगले सीन में हम डाइसू को मोमोज खाते हुए देखते हैं। वहाँ उसे खाने में हमेशा मोमोज ही दिए जाते थे। डाइसू की वॉइस ओवर आती है कि टीवी ही उसके लिए घड़ी, कैलेंडर, चर्च, दोस्त, लवर है। वो अपनी पसंद का सॉन्ग देखता है, फिर अपनी हाथ की नस काटकर मरने की कोशिश करता है। फिर वो लोग आकर उसे वहां से ले जाते हैं। वो लोग उसे मरने भी नहीं देते। डाइसू उन लोगों का नाम लिखना शुरू करता है जिन्हें उसने कभी दुख पहुंचाया हो या कभी कुछ तकलीफ दी हो, और साथ ही वो अपनी जेल की कहानी भी लिखता है। डाइसू के बाल फिर से बढ़ चुके हैं, मतलब और समय बीत चुका है। उसे खाने के बॉक्स में हमेशा 3 लोहे की चॉपस्टिक आती है। डाइसू दीवार पे आदमी की आकृति बनाकर फाइट की प्रैक्टिस करने लगता है, जिससे उसके हाथों से खून निकलने लगता है। साथ ही वो अपने दुश्मनों का नाम भी याद करता है और गुजरते हुए सालों को याद रखने के लिए अपने हाथों पर लाइन बनाता है। पहले वो 6 लाइन बनाता है, इसका मतलब उसे यहाँ 6 साल हो चुके हैं। और जो लोहे की चॉपस्टिक उसे खाने में आई थी उससे वो अपने बेड के पीछे की दीवार खुरचना शुरू करता है। ऐसे ही फाइट की प्रैक्टिस और दीवार खुरचते हुए उसका समय बीतने लगता है। धीरे धीरे 9 साल, 10 साल, 11 साल समय बीतने लगता है। 15वें साल में वो बाहर की दीवार तक पहुंचकर उसकी एक ईंट निकाल लेता है और 15 साल में पहली बार बाहर देखता है। 15 साल के बाद बारिश का पानी अपने हाथ में लेकर पीने लगता है और सोचता है 1 महीने में वो बाहर निकलने वाला है। वो सोचने लगता है कि बाहर निकलकर पहले वो क्या खाएगा।
वो देखता है कि बाहर इतनी सारी कार्स है, इसका मतलब वो सिटी में है। तभी उसे याद आता है कि वो कौन सी मंजिल पर होगा, लेकिन वो सोचता है अगर वो बाहर निकलते वक्त मर भी गया तो भी वो बाहर जरूर निकलेगा। तभी कमरे में म्यूजिक बजने लगती है और गैस आना शुरू होती है। डाइसू बेड ठीक करता है और खुशी से बेड पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद डाइसू के कमरे में एक लड़की आती है। वो उसके पास जाकर बैठती है। डाइसू पूरी तरह बेहोश नहीं है। वो उसे एक बेल दिखाती है और बेल बजने पर अपने बाजू देखने के लिए कहती है और बोलती है बेल बजने के बाद जब वो बाजू देखेगा तो उसे हरी घास दिखाई देगी, ठंडी हवा चलेगी, उसके बाद वो आजाद है। तभी सीन चेंज होकर एक रेड बॉक्स पर जाता है। वो बॉक्स खुलता है, उसमें से डाइसू निकलता है, मतलब उन लोगों ने उसे छोड़ दिया। बॉक्स में उसकी लिखी हुई डायरीज भी है। 15 सालों बाद सूरज की रोशनी देखने से डाइसू की आंखें चौंधिया जाती हैं। डाइसू कहीं छत पर है। वो अपने आप को देखता है। उसने ब्रांडेड कोट, घड़ी और शूज पहने हैं। उसे अपने सामने एक आदमी बैठे हुए दिखता है। डाइसू उसके पास जाता है और उसे अजीब तरह से छूने लगता है, क्योंकि वो 15 सालों बाद किसी इंसान को अपने सामने देख रहा था। वो आदमी उसे कहता है कि वो यहाँ सुसाइड करने आया है, पर वो आदमी दीवार से पलट जाता है। डाइसू उसे टाई से पकड़ लेता है और मूवी वही आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। डाइसू उसे कहता है पहले वो उसकी कहानी सुन ले फिर मर जाए। फिर हमें पता चलता है कि ये जो सब हम देख रहे थे ये कहानी डाइसू उस आदमी को सुना रहा था। जैसे ही वो आदमी अपनी कहानी बताना शुरू करता है डाइसू वहां से चला जाता है। डाइसू को हम लिफ्ट में देखते हैं जहाँ एक औरत भी है। नीचे उतरकर डाइसू उस औरत का गॉगल छीनकर जाने लगता है। तभी वही आदमी नीचे गिरता है, लेकिन डाइसू बिना पीछे मुड़े चलता रहता है और पेंटिंग की लाइन कहता है आप हंसोगे तो दुनिया आपके साथ हंसेगी। इससे हमें यह भी पता चलता है कि डाइसू अब कितना पत्थर दिल बन चुका है। शाम को डाइसू रोड पर खड़े सोच रहा होता है। अब उसका घर नहीं रहा। वो अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के पास नहीं जा सकता, क्योंकि वो सब उसे उसकी पत्नी का खूनी समझते हैं। डाइसू को रोड के किनारे कुछ लड़कों का गैंग दिखता है। डाइसू एक लड़की की सिगरेट छीनकर पीने लगता है और वो उसे मारने लगते हैं। डाइसू सिगरेट पीते हुए उठता है और हम पहली बार डाइसू की 15 साल की फाइट की ट्रेनिंग का रिजल्ट देखते हैं। वो अकेला ही उन 10-15 लड़कों को धूल चटा देता है। मूवी के अगले सीन में हम डाइसू को एक रेस्टोरेंट के बाहर फिश टैंक के सामने कुछ देखते हुए देखते हैं। तभी उसके बाजू एक भिखारी आकर बैठता है। वह भिखारी उसे एक मोबाइल और वॉलेट देता है और कहता है कि उससे कुछ ना पूछे क्योंकि उसे कुछ नहीं पता, और चला जाता है। डाइसू अपने आसपास देखता है, फिर वॉलेट देखता है। वॉलेट में बहुत सारे पैसे थे। डाइसू रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। वेट्रेस को खाने के लिए कोई जिंदा चीज ऑर्डर करता है। वो वेट्रेस उससे पूछती है क्या वो यहाँ हमेशा आता है। डाइसू कहता है कि वो यहाँ पहली बार आया है। डाइसू को वो वेट्रेस कुछ जानी पहचानी लगती है और वो वेट्रेस कहती है कि उसे भी ऐसा ही लगता है। तभी डाइसू के पास का मोबाइल बजता है। कॉल उठाते ही डाइसू पहली लाइन बोलता है हु आर यू, कौन हो तुम, आप उसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कॉल में आगे वाला आदमी पूछता है क्या उसे उसके कपड़े पसंद आए। डाइसू पूछता है आखिर क्यों उसने उसे कैद रखा। वो आदमी कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ। डाइसू कई लोगों के नाम लेता है मगर वो आदमी उनमें से कोई नहीं होता। वो कहता है वो एक किस्म का स्कॉलर है और उसका सब्जेक्ट था डाइसू की जिंदगी। वो कहता है वो कौन है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो क्यों है मतलब उसने ऐसा क्यों किया ये इम्पोर्टेंट है। वो डाइसू को कहता है अपनी पूरी जिंदगी को ध्यान से देखो जब से स्कूल खत्म हुआ है। फिर वो एक लाइन कहता है चाहे पत्थर हो या रेत का कण, दोनों पानी में एक जैसे ही डूबते हैं। लेकिन डाइसू इस बात पर ध्यान नहीं देता। वो उसे कहता है उसने उसे हिप्नोटाइज करके क्यों रखा था। वो आदमी इस बात का जवाब नहीं देता और कहता है कि वो उसे मिस करता है और कॉल कट कर देता है। ये फोन की कन्वर्सेशन इस मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट्रेस उसे जिंदा ऑक्टोपस लाकर देती है। डाइसू फ्रस्ट्रेशन में उसे जिंदा और कच्चा ही खाने लगता है और यह अजीब बात यह होती है कि उस लड़की को यह सब अच्छा लगता है। वो वेट्रेस सहानुभूति के लिए डाइसू के हाथ पर अपना हाथ रखती है और डाइसू तभी बेहोश हो जाता है। जब डाइसू की आंख खुलती है तो सामने वही वेट्रेस डाइसू की डायरी पढ़ रही होती है। वो उससे पूछती है क्या ये सब सच है। डाइसू डायरी छीनकर वापस लेट जाता है। वो उससे पूछती है वो इतना ही ट्रेंड है तो बेहोश कैसे हो गया। वो कहता है विटामिन ए और ई की कमी और कमजोरी से। उस वेट्रेस का नाम होता है मीडो और ये मीडो का ही घर है। मीडो हाथ में चाकू लेकर कहती है वो बाथरूम जा रही है और बाथरूम के दरवाजे में लॉक नहीं है, इसलिए वो ज्यादा स्मार्ट ना बने। जैसे ही मीडो बाथरूम में जाती है डाइसू बाथरूम में आकर उसे किस करने लगता है। मीडो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है और डाइसू के सिर पर नाइफ का हैंडल मारती है, जिससे डाइसू गिरता है और शांत होकर बाहर चला जाता है। डाइसू को अपनी गलती का एहसास होता है। वो तैयार होकर बाहर जाने लगता है। वहाँ मीडो आती है और डाइसू उससे माफी मांगता है। मीडो यहाँ बहुत अजीब बात कहती है। वो कहती है वो उसे अपने घर इसीलिए लाई क्योंकि वो उसे लाइक करती है। जब से उसने डाइसू को रेस्टोरेंट में पहली बार देखा तब से वो उसे लाइक करती है, जबकि डाइसू और उसमें आधी उम्र का फर्क है। और कहती है कि डाइसू उसके ऊपर फिर से ट्राई करे चाहे वो उसे कितना भी रोके। डाइसू लेट जाता है। वो उससे पूछती है क्या उसे अभी भी चींटियां दिखाई देती है, क्योंकि चींटियां उसे भी दिखाई देती है। वो कहती है जो लोग अकेले रहते हैं वो चींटियों को हेलुसिनेट करते हैं, क्योंकि चींटियां हमेशा झुंड में रहती है। इससे हमें पता चलता है मीडो भी इस दुनिया में अकेली है। फिर वो डाइसू के साथ लेट जाती है। मैंने कहा था ना इस मूवी में बहुत सारी अजीब चीजें होगी।
मूवी के अगले सीन में मीडो रिपोर्टर बनकर डाइसू की पहचान की औरत की एक दुकान में जाती है और डाइसू की बेटी के बारे में पूछती है। वो औरत मीडो को बताती है डाइसू की बेटी को एक स्वीडिश कपल ने गोद ले लिया है और वो मीडो को डाइसू की बेटी का नंबर और एड्रेस भी देती है। मीडो वो एड्रेस लाकर डाइसू को देती है और डाइसू को अपनी बीवी के कब्र पर जाने और अपनी बेटी को कॉल करने बोलती है, लेकिन डाइसू चलने लगता है। मीडो उसके पीछे भागती है। डाइसू पलटता है तो वो बुरी तरह रो रहा होता है और अचानक हंसते हुए कहता है पहले वो उस कमीने को मारेगा जिसने उसे कैद रखा था। इस सीन में इस एक्टर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। फिर मीडो और डाइसू चाइनीज रेस्टोरेंट जाके मोमोज खाते हैं। डाइसू एक एक करके बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाके मोमोज ट्राई करता है क्योंकि उसे उस कमरे में हमेशा मोमोज ही खाने दिए जाते थे और उसे उन मोमोज का स्वाद अच्छी तरह याद था। मीडो रेस्टोरेंट की लिस्ट बनाती है। इतने सारे रेस्टोरेंट के मोमोज खाने के बाद डाइसू की तबीयत जरूर खराब होती है, मगर उसे वो चाइनीज रेस्टोरेंट नहीं मिलता। तभी डाइसू को याद आता है कि एक दिन मोमोज के अंदर से एक चिट निकली थी जिसपे ब्लू ड्रैगन लिखा था। फिर वो दोनों घर आते हैं। मीडो सोशल मीडिया पर किसी से चैटिंग कर रही थी जिससे वो अक्सर बातें किया करती थी। डाइसू नंबर की डायरेक्टरी चेक कर रहा था। तभी सोशल मीडिया साइट पर वो आदमी पूछता है कैसे हो डाइसू। तभी डाइसू उठकर वहां आता है। उसका फिर से मैसेज आता है बड़ी जेल में लाइफ कैसी है डाइसू। डाइसू मीडो से पूछता है ये कौन है। तब तक वो लॉग आउट कर देता है। मीडो कहती है वो उससे कभी कभी बातें करती है, उसे नहीं पता वो कौन है। डाइसू हथौड़ा लेकर कहीं निकलता है। मीडो के पूछने पर वो कहाँ जा रहा है, डाइसू जवाब देता है मैजिक ब्लू ड्रैगन। डाइसू ने नंबर की डायरेक्टरी में मैजिक ब्लू ड्रैगन नाम का चाइनीज रेस्टोरेंट ढूंढ लिया था। डाइसू उस रेस्टोरेंट पहुंचता है, वहाँ के मोमोज ट्राई करता है। ये वही मोमोज होते हैं। फिर डाइसू डिलीवरी बॉय का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग तक पहुंचता है। डिलीवरी बॉय के साथ लिफ्ट में चढ़ता है। डिलीवरी बॉय लिफ्ट में 7 और 8 नंबर एक साथ दबाता है। लिफ्ट उस जेल में पहुंचती है जहाँ डाइसू 15 साल से बंद था। वहाँ पहुंचकर डाइसू एक आदमी के पीछे हथौड़ा लेकर खड़ा हो जाता है और सीन कट होता है। डाइसू उस जेल के मालिक मिस्टर पार्क के कैबिन में जाता है। वहाँ बहुत सारे मॉनिटर थे जिनमें उन कमरों का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। इसका मतलब उन्हें पहले से पता था कि डाइसू दीवार में छेद बना रहा है। डाइसू मिस्टर पार्क से उसे कैद रखने वाले का नाम पूछता है, मगर मिस्टर पार्क कहता है उनके क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन बहुत टॉप सीक्रेट रहती है, उन्हें किसी की भी आइडेंटिटी नहीं पता होती। डाइसू मिस्टर पार्क को चेयर से बांधकर उसे टॉर्चर करता है। डाइसू हथौड़ी से उसके दांत निकाल देता है। डाइसू के फिर से पूछने पर मिस्टर पार्क बताता है उसने उसका चेहरा नहीं देखा और वो उसका नाम नहीं जानता, लेकिन उसने उसका कॉल रिकॉर्ड किया था। फिर डाइसू इसकी रिकॉर्ड की हुई कैसेट निकालता है। बाहर जाते समय उस जेल के बहुत सारे गार्ड, या आप उन्हें गुंडे भी कह सकते हैं, वो डाइसू के सामने खड़े थे। डाइसू मिस्टर पार्क को उन्हें दे देता है। फिर यह एक आइकॉनिक फाइट सीन स्टार्ट होता है। ये लगभग 8 मिनट का अनकट फाइट सीन है जिसमें डाइसू अकेले ही सबको पेलता है। फाइट के बीच एक आदमी डाइसू के पीठ पर चाकू भी मार देता है। फिर भी डाइसू लड़ता है और ये सब 1 टेक में ही शूट हुआ है। डाइसू सबको मारकर जख्मी हालत में बाहर निकलता है और सोचता है वो एक आम आदमी से एक मॉन्स्टर बन चुका है। रोड पार करते वक्त डाइसू रोड के बीच में ही गिर जाता है। तभी वह उसे एक आदमी संभालता है। वो अपने रुमाल से डाइसू का खून रोकने की कोशिश करता है। फिर एक टैक्सी रुकाकर डाइसू का पता बताकर डाइसू को उसमें बिठाकर डाइसू की मदद करता है। डाइसू उसे थैंक यू कहता है। वो आदमी जवाब में कहता है टेक केयर और टैक्सी के अंदर आके कहता है अलविदा डाइसू। और हम पहली बार इस मूवी के मेन विलन को देखते हैं। डाइसू में इतनी भी जान नहीं बची थी कि वो खड़ा भी हो पाए, तो उसे पकड़ना तो दूर की बात रही और इसी चीज का उस आदमी ने फायदा उठाया है। मूवी के अगले सीन में हम डाइसू को नींद से उठते हुए देखते हैं। वो मीडो के घर में है और मीडो बाजू में सोई हुई है। डाइसू पहले उस रुमाल को देखता है जिससे उस आदमी ने उसका खून रोकने की कोशिश की थी। तभी दूर से डाइसू की कोई फोटो खींचता है। इसका मतलब उस पर किसी ने नजर रखी थी। फिर डाइसू जेल से लाई हुई कैसेट प्ले करता है जिसमें वो आदमी मिस्टर पार्क से डाइसू को 15 साल बंद करने की बात करता है, लेकिन शर्त रखता है कि डाइसू पागल नहीं होना चाहिए। तो मिस्टर पार्क कहता है वो उसे पागल ना होने देने के लिए सिटाडेल सोल्यूशन नाम का ड्रग्स देंगे। मिस्टर पार्क पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया है जो वो उसे 15 साल बंद रखना चाहता है और वो चाहता है कि वो पागल भी ना हो। तो वो आदमी बस इतना ही कहता है, कुछ नहीं, बस बोलता बहुत है। इससे हमें समझ में आता है डाइसू 15 साल एक ही कमरे में रहने के बाद भी पागल क्यों नहीं हुआ। 15 साल एक ही कमरे में रहने के बाद तो अच्छे से अच्छा मेंटली स्टेबल इंसान भी पागल हो जाए। अगले दिन डाइसू अपने दोस्त जुआन से मिलने के लिए उसके इंटरनेट कैफे पर जाता है। जुआन वही है जिसने इस मूवी की शुरुआत में डाइसू को पुलिस स्टेशन से छुड़ाया था। डाइसू वो आवाज जुआन को सुनाता है, मगर जुआन ने भी वो आवाज कभी नहीं सुनी थी। फिर डाइसू मॉन्स्टर नाम के यूजर नेम से सोशल मीडिया में लॉगिन करता है जिसे मीडो ने उसे बनाकर दिया था। तभी उसे एवरग्रीन यूजर नेम से मैसेज आता है कि उसकी बीवी का मर्डर केस डिसमिस कर दिया गया है। अब वो कानून की नजरों में आजाद है क्योंकि अपने बीवी के मर्डर में वो फर्स्ट सस्पेक्ट था। उसे मुजरिम कभी नहीं ठहराया गया। फिर हम उस आदमी को उसके घर में देखते हैं जो डाइसू से चैटिंग के थ्रू बात कर रहा है। वहाँ हम एक न्यूज़पेपर भी देखते हैं जिसमें यही खबर छपी थी। डाइसू को मीडो पर शक होता है। डाइसू मीडो को बांधकर उससे पूछता है मॉन्स्टर नाम की आईडी के बारे में सिर्फ मीडो को पता था और वो एक स्ट्रेंजर को अपने घर कैसे ले आई।
मीडो उसे बहुत गालियां देती है, उसे काटती भी है, मगर डाइसू को कुछ असर नहीं होता। डाइसू मीडो से पूछता है एवरग्रीन कौन है। तभी डाइसू को उसके दोस्त जुआन का कॉल आता है। वो उसे बताता है उसने एवरग्रीन नाम की आईडी को ट्रैक कर लिया है और डाइसू को एड्रेस लिखने कहता है। डाइसू मीडो के शरीर पर एड्रेस लिखना शुरू करता है। तभी उसे समझ में आता है ये एड्रेस मीडो की बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग का ही है। डाइसू फौरन सामने की बिल्डिंग की तरफ जाता है जहाँ वो आदमी पहले से उसका इंतजार कर रहा था। डाइसू कहता है एवरग्रीन। वो आदमी कहता है मैं कौन हूँ, खुद पता लगाओ। वो उसे 5 दिन का टाइम देता है। वो आगे कहता है 5 दिन में उसने पता लगा लिया कि वो कौन है और उसने डाइसू को कैद क्यों रखा तो वो खुद को मार लेगा, और अगर नहीं पता लगा पाया तो वो मीडो को मार देगा और हर उस औरत को मार देगा जिससे डाइसू प्यार करता है। डाइसू उसे मारने आगे बढ़ता है, मगर उसका बॉडीगार्ड डाइसू को रोक लेता है। डाइसू हथौड़ी लेकर आगे आता है उसे टॉर्चर करने, मगर वो आदमी बताता है उसके हार्ट को चलाने के लिए उसके सीने में पीस मेकर लगा है। डाइसू उसे टॉर्चर करे उससे पहले वो रिमोट से पीस मेकर बंद करके अपने आप को मार लेगा। वो डाइसू को ऑप्शन देता है वो 5 दिन में पता लगाए वो कौन है और उसने डाइसू को 15 साल कैद क्यों रखा, या अभी वो अपने आप को मार लेगा जिससे डाइसू कभी सच नहीं जान पाएगा। डाइसू यह सोच में पड़ जाता है अगर उसने अभी उसे कुछ करने की कोशिश की तो वो पीस मेकर बन करके खुद मर जाएगा और उसे कभी पता नहीं लगेगा कि उसे 15 साल कैद क्यों रखा गया, और 5 दिन में वो पता नहीं लगा पाया तो वो मीडो को मार देगा। इसी असमंजस में वो डाइसू को वही छोड़कर चला जाता है। फिर वापस आकर बताता है मीडो को उसने अकेले ही छोड़ दिया है। डाइसू फौरन मीडो की तरफ भागता है। मीडो के घर में मिस्टर पार्क और उसके आदमी थे। वो डाइसू को पकड़ लेते हैं। पहले मिस्टर पार्क डाइसू के जेब में उस डेंटिस्ट का कार्ड रखता है जिसने उसे सोने के दांत लगा के दिए। फिर वो डाइसू के दांत निकालने आगे बढ़ता है, मगर डाइसू अजीब तरह से हंसने लगता है क्योंकि डाइसू अपने आस्तीन से चाकू निकाल रहा था। तभी मिस्टर पार्क को एक कॉल आती है। मिस्टर पार्क उस कॉल के जवाब में कहता है उस जगह के लिए शुक्रिया। फिर उस आदमी का बॉडीगार्ड वहां आकर मिस्टर पार्क को बहुत सारे पैसे देता है डाइसू को छोड़ने के लिए। मिस्टर पार्क डाइसू को एक डंडा मारकर वहां से जाने लगता है, लेकिन डाइसू कहता है वो फाइट करे क्योंकि वो मिस्टर पार्क का हाथ काटना चाहता है क्योंकि उसने मीडो के ब्रेस्ट को छुआ है। फिर हम उस आदमी को अपनी कार में अपने आलीशान पेंट हाउस में आते हुए देखते हैं जहां उसका मैनेजर उससे $270 मिलियन की डील की बात करता है, जिससे हमें पता चलता है वो बहुत अमीर है। मीडो और डाइसू कार में कहीं जा रहे हैं और वही उस आदमी के घर में कुछ डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे हैं। तभी वहां उसका बॉडीगार्ड आकर बताता है मीडो और डाइसू कार में अपने सामान के साथ कहीं जा रहे हैं और मीडो ने अपने रेस्टोरेंट में फोन करके जॉब भी छोड़ दी है। वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है चेकअप खत्म होने के बाद चलते हैं, और उससे पूछता है क्या मीडो डाइसू से प्यार करने लगी होगी। अब 1 तारीख हो चुकी है और डाइसू के पास 4 दिन बचे हैं सच का पता लगाने के लिए। अगले सीन में हम मीडो और डाइसू को एक होटल रूम में देखते हैं जहाँ दोनों सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं। दोनों सेक्स के दरमियान काफी आवाज निकालते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं ये चीज क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप सब्र रखिए, आगे आपको सब चीजों का जवाब मिलेगा। आफ्टर सेक्स डाइसू और मीडो कुछ अच्छा समय बिताते हैं। डाइसू कहता है कि वो 15 साल कैद ना होता तो शायद उसे मीडो जैसी प्यार करने वाली लड़की कभी नहीं मिलती। मतलब डाइसू की दर्द भरी जिंदगी में उसे कहीं ना कहीं मीडो के रूप में खुशी तो मिली। जब डाइसू और मीडो सो रहे थे दरवाजे के नीचे से गैस आती है और ऑक्सीजन मास्क पहनकर वही आदमी वहां आता है। सुबह डाइसू और मीडो उठते हैं तो वहां एक गिफ्ट बॉक्स रखा था। जब वो बॉक्स खोलते हैं तो उसमें एक कटा हुआ हाथ था। डाइसू उस हाथ की रिंग से पहचानता है ये मिस्टर पार्क का हाथ है जिसे डाइसू ने काटने की बात की थी। मुझे तो लगने लगा है ये आदमी गे तो नहीं जो डाइसू से प्यार करता हो, जिसे डाइसू ने रिजेक्ट किया हो, जिसके लिए उसने उसे कैद किया और अब जो डाइसू को चाहिए वो उसे लाकर दे रहा है। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। बैक टू द मूवी। फिर मीडो और डाइसू किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाते हैं। डाइसू कहता है उसे पता था कि वो मिस्टर पार्क का हाथ काटना चाहता है। उसे कैसे पता चला। वो दोनों अपनी सारी चीजें चेक करते हैं जिनमें उन्हें बहुत सारे माइक मिलते हैं। एक माइक डाइसू के जूते की हील में भी था। उस आदमी को भी पता चल जाता है कि डाइसू ने पूरे इलेक्ट्रॉनिक बग्स निकाल दिए हैं। अगले सीन में मीडो जुआन के कैफे में एवरग्रीन नाम से इंटरनेट पर सर्च करती है। वहाँ बहुत सारे रिजल्ट आते हैं। मीडो एक एक करके सबका नाम लेती है। तभी वो एक नाम लेती है एवरग्रीन ओल्ड बॉय स्कूल। ये सुनकर डाइसू और जुआन फौरन कंप्यूटर के पास आते हैं और एवरग्रीन ओल्ड बॉय स्कूल पर क्लिक करते हैं। फिर मीडो और डाइसू एवरग्रीन ओल्ड बॉय स्कूल जाते हैं और 79 बैच के रिकॉर्ड चेक करते हैं। आप सोच रहे होंगे 79 बैच के रिकॉर्ड क्यों? क्योंकि 79 बैच में ही उस स्कूल में डाइसू पढ़ता था। रिकॉर्ड में उसे उस आदमी की फोटो दिखती है और पहली बार हमें और डाइसू को उसका नाम पता चलता है, ली वू जिन। लेकिन डाइसू उसे पहचानता नहीं था और ना ही उसने उसका नाम पहले कभी सुना था। रिकॉर्ड में ही मीडो को एक लिफाफा मिलता है जो वही कलर का था जैसा उस गिफ्ट बॉक्स का था जिसमें वू जिन ने मिस्टर पार्क का हाथ डाइसू को भेजा था। मतलब ये भी वू जिन ने ही डाइसू के लिए छोड़ा था। उस लिफाफे में एक सलून का पॉम्पलेट था। उन रिकॉर्ड्स में डाइसू को एक ली सुहा नाम की लड़की का नाम रेड पेन से मार्क किया हुआ दिखता है। वो उसी के ग्रेड के बाजू वाली क्लास में थी, लेकिन रिकॉर्ड में ली सुहा की फोटो वहां से कटी हुई थी। ये सब डाइसू उसके दोस्त जुआन से फोन पर पूछता है, लेकिन जुआन को भी वू जिन के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन ली सुहा के बारे में जुआन बताता है
डाइसू के स्कूल के ट्रांसफर के कुछ दिन बाद डैम से नदी में कूदकर उस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। वो लड़की बहुत अमीर परिवार से आती थी। डाइसू उस लड़की का कैरेक्टर जुआन से पूछता है। जुआन बताता है वो लड़की स्लट थी, वो कई लड़कों के साथ सोई थी। वो उसे खूबसूरत मगर बदजलन बताता है, इस बात से अनजान कि उसके सामने वाले कंप्यूटर पे वो जिन उसकी बातें सुन रहा है। वो जिन सीपीयू से एक डीवीडी निकालता है, उसे तोड़कर उसके टुकड़े से जुआन को पकड़कर उसके गले पर कई बार वार करके उसे मार देता है। डाइसू का कॉल अभी भी शुरू था। वो जिन डाइसू से कहता है जुआन उसकी वजह से मरा है। ना वो अपने माइक निकालता, ना उसकी बातें सुनने के लिए उसे यहाँ आना पड़ता, और आखिर में कहता है मेरी बहन स्लट नहीं थी। फोन पर डाइसू बस उसे धमकी देता रह जाता है। मतलब डाइसू के ट्रांसफर के कुछ दिन बाद जिस लड़की ने डैम से कूदकर आत्महत्या की थी वो जिन की बहन थी। अगले सीन में हम डाइसू को कार में अपना गुस्सा निकालते हुए और वो जिन को अपने घर में अजीब योगा की पोस्ट में रोते हुए देखते हैं। और अब 2 तारीख हो चुकी है और डाइसू के पास 3 दिन बचे हैं। दूसरे दिन डाइसू उस डेंटिस्ट की क्लिनिक में जाता है जिसका कार्ड मिस्टर पार्क ने उसके जेब में रखा था। वहाँ की नर्स को बांधकर डाइसू मिस्टर पार्क का नंबर निकालकर उससे फोन पर कुछ बात करता है। अगले सीन में हम डाइसू और मीडो को मिस्टर पार्क की नई जेल में देखते हैं। मिस्टर पार्क उसे बताता है डाइसू ने उसकी जेल का पता लगा लिया था, इसलिए नई जगह पर उसने नई जेल बनाई है। डाइसू उसकी रिंग उसे देता है और मीडो को वही छोड़ देता है। मिस्टर पार्क डाइसू की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बाहर ले जा रहा होता है। डाइसू मिस्टर पार्क से कहता है अगर से 5 तारीख तक वो वापस ना आ पाया तो मीडो को छोड़ देना। डाइसू मिस्टर पार्क से पूछता है जब वो कैद था तो उसके लिए कोई 3 बार आया था, वो क्या करता था। मिस्टर पार्क उसे बताता है वो उसके पानी में ड्रग्स मिलाता था। तो दोस्तों यहाँ मिस्टर पार्क डाइसू की मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जिन ने उसका हाथ काटा था। यह दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली सिचुएशन बन गई थी, इसीलिए मिस्टर पार्क डाइसू की मदद कर रहा था। और डाइसू ने मीडो को मिस्टर पार्क के पास इसलिए छोड़ा है ताकि वो 5 तारीख तक सेफ रहे। अब 3 तारीख हो चुकी है और डाइसू के पास 2 दिन बचे हैं। अगले दिन डाइसू सलून में जाता है जिसका पॉम्पलेट उसे लिफाफे में मिला था। सलून की मालिक डाइसू को देखकर पहचान लेती है, दरअसल वो डाइसू की ही क्लासमेट थी। डाइसू उससे ली सुहा के बारे में पूछता है। वो बताती है वो एक अच्छी लड़की थी, उसके खिलाफ बस गलत रूमर फैलाया गया था, मगर वो बस रूमर के लिए आत्महत्या नहीं कर सकती। उस समय उसका बॉयफ्रेंड तो था मगर कौन था उसे नहीं पता। फिर वो अपनी एक और क्लासमेट को फोन लगाकर ली सुहा और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, लेकिन उसे भी ली सुहा के बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर वो सुहा के रूमर्स के बारे में पूछती है तो वो उसे रूमर के बारे में बताती है। वो फोन रखकर डाइसू को कहती है उसने बताया कि ली सुहा के रूमर के बारे में डाइसू से अच्छा किसे पता होगा। फिर डाइसू अपने स्कूल वापस जाता है और उसे वो दिन याद आता है जिस दिन उसका ओल्ड बॉय स्कूल में आखिरी दिन था। उस दिन स्कूल छूटने के बाद डाइसू वही था, वहाँ उसे ली सुहा मिलती है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि घड़ी देखकर ली सुहा वहाँ से चली जाती है। फिर डाइसू अपने ही बचपन को देखता है। उसे खाली स्कूल में एक लड़का कहीं जाते हुए दिखता है। डाइसू उसका पीछा करता है। फिर एक क्लास में वो लड़का और ली सुहा डाइसू को मस्ती करते हुए दिखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों इंटीमेट होना शुरू होते हैं। ये सब डाइसू टूटी हुई खिड़की के कांच से देख रहा था। थोड़ी देर बाद ली सुहा डाइसू को देख लेती है और डाइसू वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन अपना सामान ले जाते वक्त डाइसू ये बात अपने दोस्त को बता देता है। उसे उस वक्त भी ली सुहा का नाम नहीं पता था। वो उसे डिस्क्राइब करता है कि उस लड़की के पास लाल साइकिल है। उसका दोस्त ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। अब डाइसू को सब याद आ जाता है, लेकिन अभी भी ये नहीं पता था कि वो लड़का कौन था जो ली सुहा के साथ था। और आज 5 जुलाई थी। डाइसू मीडो के पास आता है। मीडो उससे कहती है कि उसने ऐसा कोई बड़ा जुल्म नहीं किया है। डाइसू कहता है रेत का कण हो या कोई पत्थर, दोनों पानी में एक जैसी ही डूबते हैं। मतलब गुनाह हो या छोटा, वो जिन के लिए दोनों एक ही है। ये वही लाइन है जिससे सबसे पहले वो जिन ने रेस्टोरेंट में मोबाइल पर डाइसू से की थी। मीडो पूछती है 5 जुलाई इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? डाइसू कहता है 5 जुलाई को ही ली सुहा मरी थी। मीडो उसे ये सब छोड़कर कहीं दूर जाने कहती है जहाँ वो जिन उन्हें ढूंढ ना पाए, क्योंकि डाइसू ने सब पता लगा लिया था, मगर डाइसू को अभी भी बदला लेना था। डाइसू मीडो से गले मिलकर अलविदा लेता है क्योंकि शायद वो वापस ना आ पाए। मीडो डाइसू से कहती है वो जिन को अपने सामने घुटने पर लाना और उससे रहम की भीख मंगवाना। मीडो की ये लाइन आप याद रखिएगा। डाइसू वो जिन की बिल्डिंग में जाता है। लिफ्ट में जाने के बाद उसे पता नहीं होता कि वो जिन कौन से फ्लोर पर रहता है। उसे पेंट हाउस की बटन दिखती है। उसे दबाने के बाद वह एक कोड इंटर करना था। डाइसू 2-4 बार कोड डालता है मगर सब गलत होते हैं। फिर वहाँ वो जिन और उसका बॉडीगार्ड आते हैं। वो जिन का बॉडीगार्ड कोड इंटर करता है और लिफ्ट ऊपर चढ़ती है। लिफ्ट में वो जिन का बॉडीगार्ड उसे एक गन देता है। तभी डाइसू इस मूवी का बहुत बड़ा खुलासा करता है। डाइसू कहता है तुम अपनी ही बहन के साथ सोए। मतलब वो लड़का जो सुहा के साथ उस दिन उस खाली क्लास में था वो जिन ही था। उसकी अपनी बहन के साथ नाजायज संबंध थे।
वूजिन कहता है ऊपर चलकर बात करते हैं। ऊपर जाते ही वूजिन वहां के 2 गार्ड को डाइसू पर हमला करने कहता है। डाइसू उन दोनों को आराम से मारकर वूजिन के बॉडीगार्ड की तरफ बढ़ता है। वूजिन का बॉडीगार्ड बड़े आराम से कहता है डोंट एंग्री, लेट्स स्टॉप, और डाइसू रुक जाता है। वूजिन आराम से नहाकर आता है। डाइसू वूजिन से कहता है तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारे नाजायज संबंध थे, उन रूमर्स की शुरुआत मैंने की, इसीलिए उसकी मौत हुई। वूजिन कहता है तुम्हें याद आ ही गया। डाइसू कहता है मेरी मेमोरी मिटाकर मुझे कहना का पता लगाओ, बुज़दिली थी, तुमने प्रॉमिस किया था, अब मर कर दिखाओ। वूजिन कहता है तुम्हें लगता है तुम्हें हिप्नोटाइज करके वो दिन भुलाया गया। नहीं, वो दिन तुम्हें इसलिए याद नहीं आता क्योंकि तुम भूल गए। हाँ यही सच है, तुम बस भूल गए। वूजिन बताता है तुम्हारे रूमर्स इतनी फैल गई थी कि सब कहने लगे थे कि सुहा प्रेग्नेंट है। सुहा भी इसे सच मानने लगी थी। उसके पीरियड्स रुक गए, उसका पेट फूलने लगा। सब ये बोले कि उसके पेट में नाजायज औलाद है। वो क्या करती, तुम्हारी जुबान ने उसकी ये हालत की थी। डाइसू कहता है इसलिए तुमने उसे मार दिया। सबको पता लग सकता था कि उसके पेट में किसका बच्चा है, इसलिए तुम डर गए थे, इसीलिए तुमने उसे मार दिया। ये सुनकर वूजिन हंसने लगता है। डाइसू दीवार से सुहा की एक फोटो निकाल के कहता है सब कहते हैं सुहा अकेली मरी थी, तो 5 जुलाई की ये डैम की फोटो कहाँ से आई। उस फोटो के कोने में 5 जुलाई 1979 की तारीख लिखी थी। वही जेल में मीडो अपनी बैग निकालती है कपड़े बदलने, तो उसकी बैग में कुछ पर जैसा दिखता है। पेंट हाउस में वूजिन आगे डाइसू से कहता है क्या उसने कभी पोस्ट हिप्नोसिस सजेशन के बारे में सुना है। इसमें जागने के बाद इंसान वैसा ही बिहेव करता है जैसे उसे सजेस्ट किया जाता है। फिर वूजिन इस मूवी का आगे का प्लॉट रिवील करता है। वूजिन बताता है उसने उन दोनों को, मतलब मीडो और डाइसू दोनों को हिप्नोटाइज करवाया था। हिप्नोटाइज के बाद किसी को भी एक दूसरे से प्यार करवाना बहुत मुश्किल है। वूजिन आगे बताता है उसने ही उसे रेस्टोरेंट जाने के लिए हिप्नोटाइज करवाया था। फिर जैसे ही उसे कॉल आता उसे कहना था हाउ आर यू, और जो भी ये बात कहता मीडो को हिप्नोटाइज किया गया था उस आदमी के करीब जाने के लिए। जैसे ही मीडो तुम्हारे हाथ पर छूती तुम्हें बेहोश होने के लिए हिप्नोटाइज किया गया था, फिर मीडो को तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए। फिर वूजिन डाइसू की गई सबसे बड़ी गलती उसे बताता है। वो उससे कहता है तुम जब से बाहर आए हो तुम इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो कि तुम्हें 15 साल कैद क्यों किया गया, जबकि सही सवाल ये है कि 15 साल जेल में रखने के बाद वूजिन ने डाइसू को क्यों आज़ाद किया। या डाइसू भी सोच में पड़ जाता है। वूजिन बाहर आता है और लेज़र लाइट के जरिए उसे एक गिफ्ट बॉक्स दिखाता है और डाइसू को उसे खोलने का इशारा करता है। डाइसू उस बॉक्स के पास जाता है और उसे खोलने पर उसमें एक डायरी थी। डाइसू उसे खोलता है। पहले पेज पर उसकी और उसकी बेटी की फोटो थी और यह मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है। डाइसू जैसे जैसे उस डायरी के पेज पलटाता है उसकी बेटी की उम्र बढ़ती है। आखिरी पेज में पता चलता है मीडो ही उसकी बेटी है जिसके साथ उसने 4 दिन पहले सेक्स किया था। वही जेल में मीडो वही पर पहनकर बैठी थी जो उसके बैग में थे। ये वही पर थे जो मूवी की शुरुआत में डाइसू लाया था अपनी बेटी के 4थे जन्मदिन पर। वहाँ मिस्टर पार्क मीडो के पास आता है। पेंट हाउस में डाइसू गुस्से से पागल होकर वूजिन को मारने भागता है, लेकिन वूजिन का बॉडीगार्ड बीच में आकर डाइसू पर ही भारी पड़ता है। डाइसू बॉडीगार्ड को कैंची से जख्मी कर देता है, जिससे वूजिन का बॉडीगार्ड उसी कैंची को डाइसू के गले में डालने वाला होता है। तभी वूजिन आगे आकर अपने ही बॉडीगार्ड के सिर में शूट कर देता है। वूजिन अपने चेहरे पर लगे खून को धोता है। डाइसू उससे पूछता है मीडो तो कुछ नहीं जानती ना। वूजिन कहता है तुमने उसे मिस्टर पार्क के यहाँ क्यों रखा। उसका हाथ काटना एक ट्रैप था। उसके हाथ के बदले उसने उसे नई जेल और नई बिल्डिंग दी थी। हम उस जेल को देखते हैं। मीडो के सामने मिस्टर पार्क बैठा है। उसे कॉल आती है। वो फोन उठाकर मीडो को देता है। दूसरी तरफ डाइसू था। मीडो कहती है उसके सामने एक बॉक्स रखा है और मिस्टर पार्क उसे खोलने कह रहा है। डाइसू चिल्लाते हुए कहता है उसे मत खोलना, तो वो मीडो से कहता है कि वो जल्दी ही वहां आ जाएगा। डाइसू वहां रोते हुए घुटनों पर बैठ जाता है। डाइसू वूजिन के पैर पकड़कर उससे रहम की भीख मांगता है। याद है यहाँ आने से पहले मीडो ने डाइसू से क्या कहा था। डाइसू वूजिन से कहता है आज से वो उसका कुत्ता है। डाइसू उसके सामने भौंकता है, वूजिन के तलवे चाटता है, लेकिन वूजिन को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो हंसता है डाइसू की इस हालत पे। डाइसू की जबान की वजह से सुहा मरी थी, इसीलिए डाइसू वूजिन के सामने अपनी ही जबान काट लेता है। फिर डाइसू इतने दर्द में भी कुत्ते की तरह मोबाइल उठाकर वूजिन को देता है और उसे कॉल करने का इशारा करता है। वूजिन डाइसू के मुंह में रुमाल घुसाता है और मिस्टर पार्क को कॉल लगाता है। आखिर उसे डाइसू पर दया आ जाती है। वो मिस्टर पार्क को बॉक्स खोलने से मना कर देता है। वूजिन कहता है उसके जीने का अब कोई मकसद नहीं रहा। वो डाइसू के सिर पर गन रखता है और डाइसू के सिर के बाजू अपना सर, लेकिन गोली नहीं चलाता।
खड़ा होकर अपने हार्ट के पीस मेकर का रिमोट डाइसू की तरफ फेंकता है। डाइसू उसे उठा लेता है। वूजिन लिफ्ट की तरफ चलने लगता है। जैसे ही वूजिन लिफ्ट तक पहुंचता है और लिफ्ट का बटन दबाता है, डाइसू रिमोट का बटन दबाता है, लेकिन वूजिन नहीं मरता, बल्कि रिमोट का बटन दबाते ही वहाँ का म्यूजिक सिस्टम प्ले होता है, जिसमें मीडो और डाइसू के सेक्स के वक्त की आवाज़ रिकॉर्डिंग प्ले होती है, वो भी फुल साउंड में, जिसे सुनकर डाइसू को अपने आप पर घिन आने लगती है। इससे हमें ये भी समझ में आता है डाइसू कभी वूजिन से जीत ही नहीं सकता था। वूजिन हंसते हुए लिफ्ट में जाता है और हंसते हंसते रोने लगता है और वो समय याद करता है जब उसके ही सामने सुहा ने खुदकुशी की थी। और हम पहली बार वूजिन का दर्द महसूस कर पाते हैं और आखिर में वूजिन खुद को शूट कर देता है। जिस दिन सुहा मरी थी उसी दिन वूजिन ने खुद को भी मार लिया। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं ये कहानी डाइसू किसी को ट्रांसक्राइब करके बता रहा है। ये वही लड़की है जिसने मीडो और डाइसू को हिप्नोटाइज किया था। डाइसू चाहता है कि वो भूल जाए कि मीडो उसकी बेटी है। वो कहती है ये फेल भी हो सकता है, जिससे डाइसू अपनी पूरी मेमोरी भूल सकता है। डाइसू फिर भी तैयार होता है। फिर वो उसे हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग में वूजिन के पेंट हाउस भेजती है और वहाँ उसकी पर्सनैलिटी स्प्लिट करती है, जिसमें एक बीस्ट की पर्सनैलिटी है, जिससे पता है कि मीडो उसकी बेटी है और वो 70 कदम चलेगा और हर कदम के साथ उसकी उम्र 1 साल बढ़ जाएगी और 70 साल होकर वो बीस्ट मर जाएगा और वहाँ से जो वापस आएगा वो होगा डाइसू, जिसे वो पेंट हाउस की कोई भी चीज़ याद नहीं होगी। फिर हम डाइसू को बर्फ में उठते हुए देखते हैं। वहाँ मीडो भी आती है। वो पूछती है यहाँ कौन था। फिर हम डाइसू के कदमों के निशान देखते हैं जो उन चेयर्स से ठीक 70 कदम दूर थे। मीडो डाइसू को गले लगा लेती है और आई लव यू कहती है। कैमरा डाइसू की तरफ जाता है। डाइसू मुस्कुराता है। फिर उसकी मुस्कुराहट में अजीब सा दर्द दिखता है और मूवी ये सवाल के साथ खत्म हो जाती है कि हिप्नोसिस ने काम किया या नहीं। आई होप आपके इस मूवी के पूरे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पीस आउट।